चलिए दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर चल रहा था हमारा। एमओए में हमने जितने भी क्लॉजेज हैं उनके बारे में पढ़ लिया था और अब हमें उन क्लॉजेज में अगर कोई ऑल्ट्रेशन करानी होगी उसके लिए क्या क्या करना है उसकी बात करेंगे। ठीक है कि नहीं? तो क्लॉजेज में सबसे पहला क्लॉज कौन सा था दोस्तों? नेम क्लॉज। तो आज जो हम ऑल्ट्रेशन का काम भी शुरू करेंगे वो नेम क्लॉज से ही शुरू करेंगे। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, ये है हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, नाम को बदलवाने की या ऑल्टर करने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ेगी, सवाल ये आता है। ठीक बात है कि नहीं? नाम को बदलने के कारण हो सकते हैं दोस्तों। मान लो मैं डोमेस्टिक अपना ही बिजनेस करता हूं इंडिया में और मैंने कहा चल यार फॉरेन का काम भी शुरू करते हैं, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का। अब मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया तो ऑर्डर आने लग गए। सोचा था इंपोर्ट भी करूंगा, एक्सपोर्ट का काम ज्यादा हो गया, बढ़ने लग गया, इतना बढ़ने लग गया कि मुझे लगा कि भाई अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो मैं चला ही रहा था, यहां पर फॉरेन में भी बेचता हूं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने नाम के अंदर भी कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि पता लगे कि मैं फॉरेन कंट्रीज में भी अपना सामान बेचता हूं। मान लीजिए कुछ खरीदता भी हूं, इंपोर्ट भी करता हूं। तो नाम था कंपनी का पहले एबीसी लिमिटेड। तो सोचा कि नाम में आखिरकार ऐसा क्या चेंज करूं जिससे कि पता तो लगे भाई कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता हूं। तो ये था दोस्तों ओल्ड नेम। ठीक है जी। और सजेशन आए कि अगर आप अपने नाम में इंपेक्स जोड़ दे, एबीसी इंपेक्स लिमिटेड, तो ये जो वर्ड इंपेक्स है बताएगा कि भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। या आप नाम लिख लीजिए एबीसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो वर्ड इंटरनेशनल है ये भी शो करेगा कि भाई आप ग्लोबली डील करते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो नए सजेशंस हमारे पास मान लो न्यू नेम के ये आए। अब जाहिर सी बात है कि नाम जो आपने रखना चाहा वो तो मिलेगा नहीं। आरओसी के पास आपको उस नाम के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, याद है ना? इनकॉर्पोरेशन करते वक्त फॉर्म INC1 देना पड़ता है, ई फॉर्म। फिर आपको पता लगता है कि नाम अवेलेबल है या नहीं, तब आपको वो नाम बुकिंग कराने के बाद मिलता है। ठीक बात है कि नहीं? आप उसे अपने पास रख लेते हैं। मान लो आपने दोनों देखने चाहे और आपको एबीसी इंटरनेशनल नाम मिल गया। उन्होंने कहा जी ये अवेलेबल नहीं है इंपेक्स, ये नाम अवेलेबल है। अब आपने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अवेलेबिलिटी तो हमने चेक कर ली। यानी अब ओल्ड नेम से, इस ओल्ड नेम से आपको न्यू नेम में जाना है। नया नाम कौन सा रखा आपने? रखना है कौन सा? एबीसी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये अवेलेबल था। इसका मतलब यह हुआ कि भाई सिर्फ नाम सोच लेने से थोड़ी बदल जाएगा। आपने नेम क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम लिखा था, उसके बाद कंपनी की हर एक चीज पर अपना नाम लिखा गया। कंपनी के प्लेसेस जितने भी हैं, हेड ऑफिस, ब्रांचेस, जितने भी प्लेसेस हैं उसके बाहर लिखा था नाम। बोलो हाँ या ना? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर लिखा था। कंपनी की कॉमन सील पर एनग्रेव करवाया था, याद है कि नहीं? सब जगह लिखा था हमने। सब जगह बदलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी तो कोई प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? यस, अपनाना पड़ेगा वो प्रोसीजर। तो भैया सबसे पहले घर में तो डिसाइड करो कि आप वाकई अपना नाम बदलना चाहते हैं। तो मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके बारे में सोचा और पता लगाया कि नाम अवेलेबल है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? जनरल मीटिंग बुलाएंगे और सारे के सारे मेंबर्स को बोलेंगे
कि जी आओ हमें डिसाइड करना है कि हम कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं। उनको एक क्या भेज दिया, नोटिस ऑफ मीटिंग भेज दिया। और इस नोटिस ऑफ मीटिंग में ये लिख दिया, एडिशनल बात डाल दी कि जी हम ये नाम आखिरकार क्यों चेंज करना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर है भाई, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, क्या ये बात समझ आई? उनको रीजन बताए जाएंगे कि हम ये वर्ड आखिरकार क्यों ऐड करना चाहते हैं। जब उन्हें बताएंगे भैया ग्लोबल लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो वो राजी हो जाएंगे। अब अगर वो राजी हो गए तो स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी बनाई जाएगी। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। दोस्तों ये काम आपने अपनी इच्छा से किया या नहीं? यस। एक तरह से ये वॉलंटरी चेंज है। वॉलंटरी चेंज का मतलब अपनी इच्छा से आपने नाम बदल लिया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। और इसके लिए पहला स्टेप आपने क्या लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास करवाया। मेंबर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, उसकी कॉपी तैयार। अब अगर आप कोई नाम बदलना चाहते हैं तो भैया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है जी, कि हम नाम चेंज करना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस अप्रूवल की पावर्स को अब डेलीगेट कर दिया है। किसको डेलीगेट कर दिया है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि जी आप देखो इस बात को। तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको किसको रीडायरेक्ट कर दिया? आरओसी को। अब आरओसी क्या चेक करेगा कि भाई वाकई आपको ये नाम अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। अगर अवेलेबल है तो कर देंगे। ध्यान क्या रखेंगे कि ये नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। जब नया नाम लेने गए थे तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, एम्ब्लेम्स एंड नेम एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें बताई थी ना। तो जब नया नाम लेने के लिए आपने सब काम किए थे तो इस नाम को बदलने वक्त भी वो सारी की सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपने वो सारी चीजें ध्यान में रखी और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेने के लिए आरओसी को बोल दिया। आरओसी अपनी तरफ से रजामंदी दे देगा। तो जैसे ही अप्रूवल आएगा, अब आप क्या करेंगे? आप स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और इस अप्रूवल को ले जाकर के आरओसी के सामने रख देंगे। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर अंदर। यानी फाइलिंग टू आरओसी किसकी? 2 चीजों की। नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये बात समझ आई या नहीं? ये दोनों चीजें ले जाकर के आपने आरओसी को दे दी, उसने अपने पास रख ली और आपका नाम बदल दिया। जिस दिन चेंज हुआ उसके अगले 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को आप ये बात बताएंगे, जी अब हमें एक नया सर्टिफिकेट भी इश्यू कर दो। क्योंकि नया नाम तभी से एप्लीकेबल होगा जब आपको नए नाम के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। क्योंकि याद करो, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया था तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था, उसमें कंपनी का नाम क्या था? पुराने वाला एबीसी लिमिटेड। अब नाम बदलना चाहिए तो भैया फ्रेश इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, आरओसी ही तो देगा। तो जब ये काम हो जाए अगले 15 दिन में पहुंच जाओ किसके पास? आरओसी के पास, और कहो जी हमें नया सर्टिफिकेट दे दो। तो भैया ऐसे काम करके आपका क्या हो गया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको नया मिल गया। अब आप नए नाम से सारे के सारे काम कर पाएंगे। ध्यान रखिए, ये जो आपने काम करना है फाइलिंग टू आरओसी का, ये करना है कितने दिनों में? विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जब आपने वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करने के अगले 30 दिन में आपने काम करना है। लेकिन ये फाइलिंग किस में होगी दोस्तों? सवाल हमारे सामने ये आता है। उसके लिए एक फॉर्म है
उस फॉर्म का नाम है फॉर्म MGT14। MGT क्या है? मैनेजमेंट। MGT14। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो काम है वो सारे के सारे मैनेजमेंट से जुड़े हैं, इसीलिए ऐसे फॉर्म्स में MGT यूज किया गया है। ठीक है, तो पर्पस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था इन नामों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म में अब अल्फा न्यूमेरिक कर दिया गया ताकि उनके नंबर्स को पहचानना आसान हो जाए। ठीक है जी, तो ये था वॉलंटरी चेंज का हिस्सा। अपनी इच्छा से हमने कर लिया, जरूरत थी भाई, कर दिया। अगला सवाल हमारे सामने दोस्तों ये आता है कि मान लो कि ये नाम जो हमने रखा ये किसी से मिलता जुलता नाम था, और पहले तो भैया पता लगा नहीं, अब जिस बंदे से रिजेंबल करता है नाम वो आ गया। उसने कहा जी देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील दायर कर दी उसने, केस कि जी देखो इन्होंने मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया। याद करिए वो बटर कप वाला केस। तो ऐसे केस में अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी अरे भाई ये तो बात गलत हो गई, अनडिजायरेबल नेम रख लिया आपने, और अनडिजायरेबल नेम रखा तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अब आपको वो नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको वो नाम कंपल्सरीली चेंज करना पड़ेगा। कंपल्सरी चेंज है अब ये, इसे आप क्या बोलेंगे? ये क्या कर रहे हैं आप? रेक्टिफिकेशन। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। और ये क्या था? ये था खाली चेंज ऑफ नेम। ये क्या था? चेंज ऑफ नेम। अब रेक्टिफाई करना है तो भैया दो बातें देखनी पड़ेंगी। या तो आपका नाम रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स टू एग्जिस्टिंग कंपनीज नेम, या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता होगा दोस्तों, या फिर वो लक्स वाला केस मैंने आपको बताया था, बटर कप वाला केस, या फिर ये रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। ठीक बात है क्या नहीं? अब क्या करें? मान लो ये रखा गया, गलती हो गई भाई, ठीक है, अब क्या करें? तो बदलो मेरे भाई, गलती हो गई उसको सुधारो। 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी? ऑर्डर देगी, ऑर्डर टू रेक्टिफाई। उस ऑर्डर के विद इन 3 months नेम शुड बी चेंज्ड। अब सवाल ये आता है कि क्योंकि ये काम कंपनी को करना ही पड़ेगा, ये तो बात तय हो गई ना कि काम करना ही पड़ेगा, तय है ये बात। तो अब मुद्दा ये नहीं है कि भाई नाम बदलें या ना बदलें, जैसे कि यहां पर था। यहां पर तो मेंबर्स के सामने बात रखी गई थी कि नाम बदल लेना चाहिए, आप बताइए कि बदलें या ना बदलें। यहां पर इनका ये डिस्क्रिशन था, लेकिन यहां पर डिस्क्रिशन नहीं है। यहां पर तो भैया कंपल्सरीली नाम में रेक्टिफिकेशन होना ही है। तो आप तो बस ये रेजोल्यूशन पास करो कि नया नाम क्या रखा जाए, यानी यहां पर अब स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या पास होगा? पासिंग ऑफ बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। क्या ये बात समझ में आई सबको या नहीं? तो यहां पर एसआर पास हुआ था स्पेशल रेजोल्यूशन, जबकि यहां पर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? मिनिमम 3/4 मेजॉरिटी से, 75% मेजॉरिटी अगर कहे हां तब यह पास होता है। और ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी, यानी मोर देन 50% से काम हो जाता है। अगर मैं इसकी रिजेंबलेंस की बात करूं ट्रेडमार्क से, तो भैया अब क्या होगा? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी? ऑर्डर टू रेक्टिफाई। ये कितने दिन में हो जाना चाहिए? कितने टाइम में हो जाना चाहिए? मंथ्स में है,
6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन, विद इन 6 मंथ्स। रेक्टिफिकेशन से नेक्स्ट कितना है, 3 मंथ्स, यहां रेक्टिफिकेशन से विद इन 6 मंथ्स शुड बी चेंज की जगह मैं लिख लेता हूं रेक्टिफाइड। जिस दिन ऑर्डर मिला तो ऑर्डर के विद इन 6 मंथ्स शुड बी रेक्टिफाइड। अगेन क्या, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एक बात बड़े ध्यान से रखनी है, जिस व्यक्ति का वो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क था, जिसका पहले से ही ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता था, उसे इस रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 साल के अंदर अंदर इस रेक्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। यानी नाम वो बटर कप वाला याद करो, बटर कप डेयरी कंपनी थी, मिस्टर इविंग उसके सोल प्रोपराइटर थे, नई कंपनी आई बटर कप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड। तो भैया जिस दिन वो बटर कप मार्गरीन कंपनी लिमिटेड आई और आपको लगा कि भैया मेरा ट्रेडमार्क चुरा लिया, उसके इनकॉर्पोरेशन से अगले 3 साल के अंदर अंदर आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद एक्शन लेगी, ऑर्डर देगी रेक्टिफिकेशन का, और वो जो नई कंपनी है उसे उसके 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपने नाम को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई? तो चाहे रेक्टिफिकेशन हो चाहे चेंज हो, चाहे चेंज हो चाहे रेक्टिफिकेशन हो, दोनों ही केसेस में आरओसी के पास चेंज करने के अगले 15 दिन में, मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 दिन में जाएंगे, कहेंगे जी ये लो डिटेल, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है अप्रूवल की कॉपी, और उसे कहेंगे जी हमें नया सर्टिफिकेट इश्यू कर दो। जब वो नया सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, उस दिन से, जिस दिन नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिला, उस दिन से नया नाम एप्लीकेबल होगा। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? और उसके बाद सब जगह आपने क्या करने हैं, नाम बदलने हैं। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों मेरा, वो ये है कि मान लिया जाए कंपनी ने नाम बदल लिया, क्या उसकी पुरानी लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी? राम ने अजय को 10,000 का लोन दिया, अजय पैसा दे नहीं पा रहा, उसने क्या कहा, अपना नाम बदल लिया, मेरा नाम जी विजय हो गया, विजय। अच्छा जी, मिस्टर राम आए, लाओ जी अजय 10,000 रुपए मेरे वापस करो। वो कहता जी कौन अजय, मेरा नाम तो विजय है जी। बताइए क्या वो अजय का नाम विजय हो जाने से लायबिलिटी बदली कि नहीं बदली? नो। तो जैसे वहां नाम बदलने से लायबिलिटी नहीं बदली, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदली, ड्यूटी नहीं बदली, उसी तरीके से यहां पर भी नाम बदल जाने से लायबिलिटी और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर असर नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? कोई केस चल रहा है, मान लो पुराने नाम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, नाम बदला है ना, बाकी सब बातें तो सेम है। उन सारी की सारी लीगल एक्शंस पर भी कोई चेंज नहीं, बस नाम बदल देंगे, है तो वो पुराना ही, बोल देंगे जिसका पुराना नाम ये था। तो राइट्स लायबिलिटीज, जैसे लायबिलिटी पर असर नहीं पड़ा, ड्यूटी पर असर नहीं पड़ा, वैसे ही राइट्स पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मत सोचेगा कि राइट्स बदल जाएंगे। रिवर्स कर दो, मान लो अजय ने राम को कोई लोन दिया था, अजय ने अपना नाम बदल लिया विजय, और वो लेने गया पैसा, लाओ जी मिस्टर राम मेरा पैसा दो। राम ने कहा अरे भाई मैंने तो अजय से लोन लिया था, तुम तो विजय हो, तुमने अपना नाम बदल लिया, अपना पैसा वापस नहीं करूंगा। बताइए क्या अजय का राइट नाम बदलने से खत्म हुआ? नो। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी राइट नहीं बदलेगा दोस्तों। तो जरा ध्यान से मेरे दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं आपने, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं, रीडिंग कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, फिर हम चलेंगे अगले पॉइंट पर अपने।
चलिए दोस्तों, अब अपना ऑल्ट्रेशन का अगला काम किया जाए। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस थे। ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज हमने कर लिया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यानी अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ही बदलने की जरूरत पड़े तो भैया क्या तरीका है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे आपको, वो सारी बातें हमें सीखनी है यहां पर। अब रजिस्टर्ड ऑफिस, ये तो तय रही बात कि 15 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ये बात हमने सीख ली थी। रजिस्टर्ड ऑफिस जिस दिन आपका तैयार हो जाए उसके बाद हमने आरओसी को वेरिफिकेशन के लिए भी देना है, ये बात भी हमने करी थी। किस फॉर्म में करना है, उस फॉर्म का नाम क्या था? इनकॉर्पोरेशन 22, INC22। फॉर्म INC22 में हमने उसको वेरिफिकेशन कराना था। ये जो फॉर्म INC22 है, इसी फॉर्म में हर बार चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल हमें आरओसी को देनी होती है। यानी जिस दिन हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? INC22 के अंदर डिटेल देनी है। लो जी, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बदल गया। यानी जब जब चेंज आएगा ये फॉर्म INC22 फाइल होगा 15 दिन के अंदर अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज होने के 15 दिन के अंदर अंदर। अब सवाल यह आता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस बदलें क्यों? रजिस्टर्ड ऑफिस में ही आप जानते हैं सारे के सारे मेजर काम होते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्टर ज्यादातर वहीं बैठते हैं। सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिनट बुक्स, तरह तरह की बुक्स हैं, सब चीजें वहीं पर होती हैं। यानी सारा कंट्रोल जो है बेसिकली वो रजिस्टर्ड ऑफिस से होता है। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, जब हमें लगे कि यार अब रजिस्टर्ड ऑफिस बदल देने की जरूरत है, जिस जगह से हम काम कर रहे हैं अगर वहां से हम रजिस्टर्ड ऑफिस बदल दें तो शायद हमारा काम और बेहतर तरीके से हो जाए, बढ़ जाए। और या फिर ऐसा हो सकता है कि काम हमारा वैसे ही बढ़ गया और जो जगह है वो छोटी पड़ रही है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर था, मान लीजिए दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हमारा ऑफिस है, जहां पर सिर्फ 40-50 लोग बैठ सकते हैं। काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंपोर्टर्स आने लग गए। अब हमने कहा यार यहां से तो निकलना चाहिए हमें, क्योंकि जो फॉरेनर्स आते हैं इस भीड़ भरे इलाके में उनको आना अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना एक ऐसे पॉश एरिया में जाएं जो थोड़ा खुला हो, सड़कें बड़ी हो, इतना रश ना हो, और कंपैरेटिवली बड़ी जगह चाहिए हमें जहां 200 लोग आ जाएं अब हमारे। तो कोई भी रीजन रहा हो, अब हम चाहते हैं कि भाई हम उसे बदल दें। तो सोचा भैया अब एक काम करते हैं, लक्ष्मी नगर से दिल्ली के किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, कनॉट प्लेस में चले जाते हैं। यानी अभी हम सेम सिटी, टाउन या विलेज में हैं, और उसी सेम सिटी, टाउन और विलेज में ही हम क्या कर रहे हैं? अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम है, छोटा सा काम है। अच्छा, मान लो ऐसा ना होता, मान लिया जाए कि हम यूपी में हैं और यूपी में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है अभी कानपुर में। पूरी स्टेट कौन सी है? यूपी। यूपी के अंदर एक सिटी क्या है? कानपुर। हमें लगता है कि अगर हम लखनऊ चले जाएं तो बेटर हो सकता है, वहां पर फैसिलिटीज कानपुर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएंगी, या हमारा काम वहां पर बेहतर तरीके से चलेगा। तो भैया आपने सोचा कि अब सिटी ही बदल दी जाए। बताइए जरा, अभी तो दिल्ली एक ही सिटी थी, वहीं से निकल के हम दूसरी जगह पर चले गए, सेम सिटी, टाउन, विलेज में। यहां पर क्या है? सेम स्टेट तो सेम है यूपी, मगर सिटी बदल गई। थोड़ा सा ज्यादा काम होगा या नहीं? यस। अच्छा, एक और केस, आरओसी तो आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्रार के जो ऑफिसेज होते हैं वो
कई स्टेट में है, ठीक है कि नहीं, 23 ऑफिसेज हैं। और ऐसा भी है कि कहीं एक रजिस्टर्ड ऑफिस 2 स्टेट्स को देख रहा है। यस, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सारे काम होते हैं, लेकिन ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पर जो स्टेट्स बड़ी हैं और काम भी बहुत ज्यादा है, तो भैया एक आरओसी से संभाल ही नहीं सकता। जब एक आरओसी उसे संभाल नहीं पा रहा तो क्या किया, उसी स्टेट में 2 आरओसी बना दिए और उनकी ज्यूरिसडिक्शन तय कर दी। जैसे महाराष्ट्र में 2 हिस्सों में बांट दिया, एक मुंबई में बिठा दिया रजिस्ट्रार, एक पुणे में, और उन दोनों की महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को पुणे ऑफिस देखता है आरओसी का, एक हिस्से को मुंबई ऑफिस देखता है। यानी वहां पर एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। क्या ये बात समझ आई? उसी तरह से तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी स्टेट बड़ी, काम ज्यादा, तो भैया 2 ऑफिस बना दिए, एक चेन्नई में आरओसी का ऑफिस, एक कोयंबटूर में, दोनों की ज्यूरिसडिक्शन बांट दी। ये हिस्सा चेन्नई ऑफिस देखेगा आरओसी का और ये वाला हिस्सा कोयंबटूर ऑफिस। यानी स्टेट 1 मगर आरओसी 2। अब सवाल यह आता है कि मैंने बिगिनिंग कहां से की? बिगिनिंग की जी दिल्ली के अंदर ही, सेम सिटी के अंदर ही जगह बदल दी, लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस। फिर मैंने बात की जी स्टेट सेम है, पहले वाले केस में सिटी भी सेम थी, यहां पर अब सिटी बदल गई लेकिन स्टेट सेम है, यानी कानपुर से लखनऊ पहुंच गए। अब अगर मैं कहूं स्टेट ही बदल देनी है, फिर क्या होगा? यानी मान लो दिल्ली में मेरा ऑफिस है और मैं एंटीक फर्नीचर का काम करता हूं, यहीं पर मेरा ऑफिस था, सब कुछ काम यहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगा यार यूपी से सामान बन के आता है, सहारनपुर का सामान बहुत यूज होता है हमारे यहां, तो हम अगर यहां से बिजनेस चला रहे हैं, वहां से मंगवा के सामान तो महंगा पड़ रहा है। और अब क्या होता है कि सहारनपुर के लोगों ने भी इंपोर्टर से जो है कॉन्टैक्ट्स बना लिए हैं, तो वो लोग सीधा सहारनपुर पहुंचते हैं और हमारा काम बीच में कट रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सहारनपुर से ही मेंटेन करें। कोई ऐसी बात भी सोची जा सकती है, या किसी और कारणवश क्या कि वहां पर भैया लेबर सस्ती, रॉ मटेरियल सस्ता, अवेलेबिलिटी ज्यादा, काम बढ़िया हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ऐसे रीजन हो सकते हैं। तो पता लगा जी हमने स्टेट ही बदलने की सोची, दिल्ली से यूपी जाना चाहते हैं, तो ये एक अलग बात है। या दिल्ली से महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, दिल्ली से चेन्नई जाना चाहते हैं, क्या ये बात समझ आई? स्टेट ही बदल गई अब। लेकिन जो चौथा केस आएगा वो आएगा स्टेट सेम है, रजिस्ट्रार ऑफिस वहां पर 2 अलग अलग है, जो भी मैंने बताया था। किसका? महाराष्ट्र का केस मुंबई पुणे, और तमिलनाडु का केस चेन्नई कोयंबटूर। यानी यहां पर स्टेट सेम है मगर रजिस्ट्रार जो है वो बदल गए। क्या ये बात समझ आई? तो देखा जाए ऑल इन ऑल, जब ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस की बात चलेगी तो दोस्तों इसमें मेरे पास 4 केस आने वाले हैं। केस नंबर 1, कहां से कहां गया मैं गया जी लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस। और क्या हुआ इसमें? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। ठीक है जी, ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? क्या बताया था मैंने? यूपी वाला केस। यानी कहां से कहां गए?
सिटी बदल दी, स्टेट सेम है। बताओ क्या था? कानपुर से गए थे लखनऊ। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो कानपुर से लखनऊ पहुंचे, स्टेट सेम है दोस्तों। एग्जाम्पल था ये, कानपुर से लखनऊ पहुंचे, स्टेट बिल्कुल सेम, लेकिन सिटी बदल गई। तो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। यहां पर तो सिटी भी नहीं बदली, लेकिन यहां पर क्या हुआ? स्टेट सेम नहीं मगर सिटी बदल गई, यानी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट। स्टेट सेम है दोस्तों, विद इन द सेम स्टेट, स्टेट है सेम, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो क्या, यहां पर दोनों का देख रहे हो, कानपुर का भी और लखनऊ का भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, आरओसी है, वो सेम है दोस्तों। सिटी बदल गई, स्टेट सेम है, और इस पूरी स्टेट में ओनली वन आरओसी इज देयर। क्या वर्ड्स बोले मैंने? ओनली वन आरओसी इन होल स्टेट। पूरी स्टेट के अंदर आरओसी कितने हैं दोस्तों? इसमें एक ही है। लेकिन जो तीसरा केस बताने जा रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है थर्ड केस में? थर्ड केस में कहता है भैया डिफरेंट आरओसी है यहां, डिफरेंट आरओसी इन वन स्टेट, डिफरेंट आरओसी इन वन स्टेट। ठीक बात है कि नहीं? एग्जाम्पल इसके हमारे पास 2 हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है जी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, जहां एक रजिस्ट्रार बैठता है मुंबई में, दूसरा बैठता है पुणे में। तो भाई स्टेट तो यहां भी सेम है, स्टेट तो यहां भी सेम है, सिटी बदल रही है। यहां पर दोनों सिटीज का रजिस्ट्रार सेम था, लेकिन यहां पर दोनों सिटीज का रजिस्ट्रार सेम नहीं है। डिफरेंट आरओसी इन वन स्टेट। किसका केस है ये? महाराष्ट्र का केस। ठीक बात है कि नहीं? और दूसरा केस क्या है भाई? चेन्नई से लेकर आप पहुंच गए दूसरे आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन में। डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, जहां पर नाम है कोयंबटूर। ये कहां की बात है दोस्तों? तमिलनाडु की बात है। ठीक बात है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो रहा है? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन द सेम स्टेट, बट to the jurisdiction of different ROC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी यहां पर पूरी की पूरी स्टेट में एक आरओसी था तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, आरओसी सेम था, स्टेट सेम थी, सिर्फ सिटी बदली। यहां पर क्या हुआ? स्टेट तो सेम है, सिटी भी बदली और आरओसी भी बदल गया। यह है तीसरा केस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी आएंगे। फिर आती है पॉइंट नंबर 4 की बात, जहां पर पूरी की पूरी स्टेट ही बदल गई दोस्तों। यानी मैं दिल्ली से उठाकर अपना ऑफिस ले कहां गया? महाराष्ट्र में। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? मैंने अपना ऑफिस महाराष्ट्र पहुंचा दिया। ठीक बात है कि नहीं? चेंज इन स्टेट, यानी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अच्छा, एक बात दोस्तों मैं आपको पहले ही याद दिला दूं,
आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तो शो करेंगे, हम उसमें और क्या शो करने वाले हैं, हम उसमें शो करने वाले हैं कि किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड ऑफिस है। बोलो हाँ या ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंप्लीट एड्रेस नहीं आता, वेरिफिकेशन हमने करवा दिया, आरओसी को बता दिया, फुल एड्रेस दे दिया, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में केवल और केवल स्टेट का नाम आता है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? इसका मतलब तो दोस्तों ये हुआ कि मेमोरेंडम में भी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी स्टेट बदलते वक्त। बोलो हाँ या ना। अब क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में केवल स्टेट का नाम लिखा होता है, तो इसका मतलब वहां पर ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब चाहिए होगी? जब स्टेट में चेंज आएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और स्टेट में चेंज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, और वो है पॉइंट नंबर 4। इसका मतलब पहले तीनों केसेस में चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं करनी। मेमोरेंडम को ऑल्टर तभी करना पड़ेगा जब स्टेट में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल और केवल स्टेट का नाम लिखा जाता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो पॉइंट नंबर 1 में सेम स्टेट रही, पॉइंट नंबर 2 में भी सेम स्टेट रही, पॉइंट नंबर 3 में भी सेम स्टेट रही, बदली कहां? केवल पॉइंट नंबर 4 में। इसीलिए ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन केवल और केवल 4th पॉइंट में आएगा। क्या ये बात समझ आई? इसको आप नोट करिए। मैं फिर आपको वो पूरे प्रोसेसेस बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि हर एक केस में ऑल्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है। क्या ये बात समझ आई? जल्दी नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। चलो जी दोस्तों आगे। तो पहले मैं प्रोसीजर बताऊंगा ऑल्ट्रेशन का पॉइंट नंबर 1 में, और फिर बताऊंगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में। उसके बाद 3rd और 4th के बारे में दोबारा से बातचीत होगी कि उसका प्रोसेस कैसे चलेगा। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं वो दिल्ली वाले एग्जाम्पल से कि भैया सेम स्टेट है, सेम सिटी है, केवल जगह बदली जा रही है। बताओ क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो जी प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस। सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाए? मैंने आपसे ये बात कह दी दोस्तों कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है। ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जहां पर आप सेम सिटी, टाउन और विलेज में जा रहे हो, कोई चिंता नहीं है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस जाना है ना, बस, तो भैया सारे मेंबर्स से पूछने की जरूरत नहीं है। ये डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में ले सकते हैं। तो जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगे,
और वहां पर एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास कर लेंगे और बस इतना ही करने से उनका रजिस्टर्ड ऑफिस बदल जाएगा। जब वो ये चेंज कर लें, उस चेंज को करने के बाद उन्हें क्या करना है, मैंने बताया था जब भी चेंज करेंगे हमें फाइलिंग टू आरओसी करनी है, बताई थी ना भैया। किस फॉर्म में करनी है ये भी बताई थी। नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, नोटिस टू रजिस्ट्रार, बताया था मेरे भाई, इन फॉर्म नंबर INC 22, कितने दिन में, विद इन 15 days ऑफ चेंज। क्या ये बात समझ आई क्या नहीं? ये लाइन तो आपको हर जगह लिखनी है दोस्तों, आखिरी वाली, इसको तो समझ लो कि ये करना ही करना है। इज दैट वेरी क्लियर? बस हो गया काम, इतना ही काम था आपका, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सेकंड वाले पॉइंट की बात करूं तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन क्या होना चाहिए? इसके लिए प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले ये सोचो, क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बस की बात है? नो, सिटी बदलनी है मेरे भाई, इसीलिए क्या किया जाए, मेंबर्स को बुलाया जाए, मेंबर्स की जनरल मीटिंग की जाए, उस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए और फिर यह डिसीजन लिया जाए। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? तो यहां पर क्या होगा, जनरल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। वो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर अंदर जाएगी फॉर्म नंबर MGT 14 में। क्या वर्ड्स बोले मैंने? कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन, और किस में जाएगा, फॉर्म नंबर MGT 14। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने की इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज, विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन किसके पास जाएगी, ROC के पास जाएगी। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? और सिंपल सा पॉइंट, जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस बदल जाए तो ये नोटिस टू रजिस्ट्रार, मैं अब इसको बार बार डिटेल में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। जब मैं बोलूं नोटिस टू ROC किसका, ऑफ चेंज, तो भैया चेंज कितने दिन में जाएगा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब ये सब जगह सेम होगा पॉइंट। फॉर्म INC 22 में जाएगा, विद इन 15 days ऑफ चेंज आएगा। ठीक बात है क्या नहीं? फॉर्म नंबर INC 22 विद इन 15 days, ठीक है कि नहीं? फटाफट से दोस्तों इसे नोट करो। इसके बाद हम करने वाले हैं, इसको कैपिटल A लिख लो, इसको कैपिटल B लिख लो, फिर हम C और D की बात करेंगे, जहां पर सेम स्टेट में डिफरेंट ROC थे, वहां चेंज हुआ, और उसके बाद बात करेंगे जब स्टेट ही बदल जाएगी। जल्दी नोट करिए, जल्दी से जल्दी चलते हैं आगे। जल्दी नोट करो दोस्तों।
अच्छा, एक बात और बता दूं तुम्हें, जब आप ये जनरल मीटिंग करोगे, मेंबर्स की जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए, तो वैसे तो आपको मालूम ही है कि मेंबर्स को बुलाया जाता है एक जगह पर, फिर मीटिंग की जाती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर ये एक दो ही मुद्दे हैं तो इसके लिए पूरे के पूरे मेंबर्स पहुंचते नहीं है। वो कहते हैं यार छोटी सी बात है भाई, करने दो इन्हें अपने आप। कई बार होता है, जनरली देखा जाता है कि मीटिंग्स में मेंबर्स पहुंचते ही नहीं है। जिनका छोटा छोटा सा शेयर है वो कहते हैं यार इतना का तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितने के आने जाने के खर्चे रख जाएंगे, छोड़ो यार कौन जाए। लेकिन इससे नुकसान यह होता है कि बहुत सारे लोग, चाहे आपका छोटा सा शेयर है तो इन्वेस्टमेंट ना, तो आपको लॉस ना हो, एक्सपेंस ना हो, इसीलिए आप ये काम करते हैं। लॉ कहता है भाई है तो वो इन्वेस्टर, तो उनकी सोच भी तो पता लगनी चाहिए। तो अगर आपके मेंबर्स 200 से ज्यादा हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर 200 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बुला लो। लेकिन अगर 200 से ज्यादा हैं तो ऐसे केस में वो जो रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स को बुलाकर नहीं, पोस्टल बैलेट से होगा। बैलेट पेपर याद है? बैलेट पेपर क्या होता था? आप हां या ना का जवाब लिखकर बॉक्स में डाल देते हैं, जैसे पुराने जमाने में वोटिंग होती थी। अब तो बटन प्रेस करते हैं आप। पहले क्या होता था, एक रिसीट मिलती थी, आप उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाते थे और उसको डाल देते थे। क्या ये बात समझ आई क्या नहीं आई? तो बैलेट पेपर, वैसा ही पोस्टल बैलेट बना लिया गया। एक पेपर बनाया गया, उसमें पूरा रेजोल्यूशन लिख दिया गया कि हम चाहते हैं कि इस स्टेट, इस सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाए, या जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो डिटेल डाली, उनको लिखकर बता दिया। एंड में लिख दिया कि भैया अपना यस और नो का जवाब, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, पढ़ो और यस या नो लिखकर वापस भेज दो हमें। यानी कंपनी की ड्यूटी है कि वो क्या करेगी, एक प्रीपेड एनवलप लेगी। प्रीपेड यानी अपनी जेब से पोस्टेज का खर्चा देगी, भेजने का भी और उनके द्वारा वापस भेजने का भी। यानी जब वो किसी इन्वेस्टर के पास, इनके शेयर होल्डर मेंबर के पास पहुंचेगा पोस्टल बैलेट, तो उसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो वो रेजोल्यूशन की कॉपी, डिटेल्स, उसमें यस और नो जिसमें लिखना है, और दूसरी तरफ एक एनवलप भी होगा खाली, पहले से ही पेड है, उन्होंने कुछ नहीं करना भैया, बस यस या नो का जवाब दो, उसमें डालो, सील करो और पोस्ट कर दो, कोई पैसा खर्च नहीं। तो मेंबर्स जो दूर दूर हैं पूरे देशों में, अब वहां से अपने जितने भी पोस्टल के जवाब देना चाहें वो पोस्टल बैलेट के थ्रू भेज देंगे वापस। जब वो वापस आएगा तो उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि भैया नंबर, स्पेसिफिक नंबर 3/4 मेजॉरिटी बनी या नहीं बनी। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन लेने के लिए, अगर 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं दोस्तों, तो वो हमेशा और हमेशा पोस्टल बैलेट से ही काम होगा, किसी भी कंपनी में जिसमें 200 से ज्यादा मेंबर हैं। क्या ये बात समझ आई? इसका मतलब ओपीसी 1% कंपनी में तो एक ही मेंबर है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है नंबर एक। या कोई भी कंपनी जिसमें 200 से ज्यादा नहीं है उन पर भी ये लागू नहीं होता, यानी वो लोग मेंबर्स को बुला करके मीटिंग कर सकते हैं। 200 से ज्यादा मेंबर होंगे तो पोस्टल बैलेट से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। नोट कर लो फटाफट से, फिर चलते हैं आगे।
चलिए, तो अब तीसरा केस उठाते हैं। तीसरा केस हमारा आपको याद है क्या था? थर्ड केस में चेन्नई से कोयम्बटूर वाली जुरिस्डिक्शन में पहुंच गए, मुंबई के जुरिस्डिक्शन से निकलकर पुणे की जुरिस्डिक्शन में पहुंच गए। ठीक बात है कि नहीं? तो जरा तीसरा पॉइंट भी कर लिया जाए। वेयर देर इज अ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, और उसमें खासियत चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि क्या हो रहा है वहां पर? आरओसी की जुरिस्डिक्शन बदल गई। ठीक बात है कि नहीं? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी to another city within the same state, but to a jurisdiction of different ROC. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया था दोस्तों? मुंबई से निकले पुणे वाले आरओसी की जुरिस्डिक्शन में, या वाइसे वर्सा चेन्नई से निकले कोयम्बटूर वाले आरओसी की जुरिस्डिक्शन में, या वाइसे वर्सा, वापस भी तो हो सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जरा सोचा जाए तो काम बढ़ा या नहीं बढ़ा? एक से ज्यादा काम था दूसरे पॉइंट में, ए से ज्यादा बी में था, बी से ज्यादा सी में है। ठीक बात है कि नहीं? यानी यहां पर और भी ज्यादा काम होने हैं भाई। तो पहले तो जनरल मीटिंग में इस बात का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ये बात तो मानने वाली है। ठीक बात है कि नहीं? अब इसके लिए एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड these powers to रीजनल डायरेक्टर। किसको दिए? रीजनल डायरेक्टर्स को ये पावर दी हुई है। जैसे आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस, वैसे ही रीजनल डायरेक्टर है। रीजन नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, इस तरह से डिवीजन किए हुए हैं जो उस पूरे रीजन को देखते हैं। आरओसी से ऊपर का लेवल है ये आरडी का। ठीक है जी? तो रजिस्ट्रार के ज्यादा से ज्यादा पावर दी गई है रीजनल डायरेक्टर को, इसे आरडी कहेंगे हम आज के बाद। तो भाई रजिस्ट्रार से ऊपर पावर है किसकी? आरडी की। आरडी को ये पावर दी गई है कि अगर कभी इस तरह का चेंज हो, जहां एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना हो और डिफरेंट जुरिस्डिक्शन हो आरओसी की, तो आपका काम आ जाएगा। अब पूछो क्यों? जरा सोचो, एक आरओसी और दूसरा आरओसी, क्या इन दोनों का स्टैंडर्ड, इन दोनों की जो पोस्ट है, क्या वो पोस्ट सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है जी। तो जहां पर दोनों सेम लेवल के लोग आ जाएं, वहां पर अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो इनमें से कोई नहीं करेगा भैया वो डिसीजन मेकिंग। इनसे ऊपर के लेवल का जो बंदा होगा वो डिसीजन मेकिंग करेगा। इसका मतलब आरडी के पास पावर है कि वो इस कंपनी को अलाउ करे कि हां तुम इस आरओसी से निकल के इस आरओसी की जुरिस्डिक्शन में चले जाओ।
इसीलिए यहां पर आरओसी की जगह पावर किसको दी गई है? आरडी को, यानी रीजनल डायरेक्टर को। क्या ये बात समझ में आई? तो जी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, सबसे पहला काम तो यह हुआ। दूसरी बात क्या हुआ? एप्लीकेशन गई सीजी को, सीजी ने डेलीगेट की हुई है पावर्स किसको? रीजनल डायरेक्टर को। अब जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, कंपनी ने एप्लीकेशन दी, उस दिन से अगले 30 दिन के अंदर अंदर आरडी अपना जवाब भेजेगा। ठीक है, आरडी शैल गिव कंफर्मेशन within how many days? Within 30 days from the date of application। क्या ये बात समझ आई? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो 30 दिन के अंदर अंदर ये काम होगा। उसके आगे चलूं तो पॉइंट नंबर 4 आएगा। उसने जब कंफर्मेशन दे दी तो भैया अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आरओसी के पास जाए। अब कंपनी क्या करेगी? 2 चीजें आरओसी को डिलीवर करेगी। एक तो आपको मालूम है जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की डिटेल कहा जाती है फॉर्म MGT 14 में। किसके पास? आरओसी के पास। कितने दिन में? 30 डेज में। तो पहला काम तो वही करना है इसने, फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर MGT 14 टू आरओसी रिगार्डिंग पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक बात है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, जो ऊपर कंफर्मेशन मिली है, कंफर्मेशन की डेट से 60 दिन के अंदर ये जो ऊपर काम हुआ है ये कितने दिन में होगा? विदिन 30 डेज। पहले इसको लिखता हूं, विदिन 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या करना है कंपनी ने? कॉपी ऑफ कंफर्मेशन लेटर, जो किसने दी है? बाय आरडी, देनी किसको है? टू आरओसी विदिन 60 डेज। 60 डेज कहां से काउंट होंगे? जब से वो कंफर्मेशन मिली। विदिन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ कंफर्मेशन, डेट ऑफ कंफर्मेशन। क्या ये बात समझ में आई? पांचवां पॉइंट, आरओसी shall register the change within 30 days of filing of RD's confirmation by company। कंपनी ने जिस दिन इनको आरओसी को ये वाली कॉपी दी कंफर्मेशन की, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी क्या करेगा? उसको रजिस्टर करेगा। और जब हो जाएगा तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अब इसी दौरान करना क्या है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को बदलना है। और अगर उसे बदलना है तो भैया क्या करना पड़ेगा? अगर उसको बदलना है तो बदलने के बाद
आरओसी को 15 दिन में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। याद है कि नहीं? नोटिस टू आरओसी, नोटिस टू आरओसी किसमें? इन फॉर्म नंबर INC 22 विद इन 15 days ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या ये बात समझ आई? रजिस्टर्ड ऑफिस के जिस दिन आपने बदल लिया उसके चेंज के कितने दिन में? उसके चेंज के 15 दिन में आपने नोटिस आरओसी को पहुंचा देना है। दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट करो, और फिर इसके बाद हम डी पॉइंट करेंगे जहां पर क्या बदल जाएगी दोस्तों? स्टेट बदल जाएगी, और इससे भी ज्यादा बड़ा काम होगा। जाहिर सी बात है भाई, क्यों ज्यादा बड़ा काम होगा? क्योंकि डेफिनेटली एक स्टेट का काम नहीं है, दो अलग अलग स्टेट्स हैं, डिफरेंट आरओसी डिफरेंट स्टेट, तो काम थोड़ा सा ज्यादा होगा। नोट करिए, फिर चलूंगा आगे।